रिकॉर्डिंग ऑन किया है। सो कल हम लोगों ने जो कर लिया फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, आपने देखा कि क्लोरोफिल कितने टाइप के हो सकते हैं। फिर अगर आपने वीडियो देखा होगा तो वीडियो पे थंबनेल में लिखा हुआ था, क्लोरोफिल का एक स्ट्रक्चर भी दिया हुआ था। इसके बाद क्लोरोफिल का जो फॉर्मूला है ए और बी का वो भी दिया हुआ था, और मैंने बताया था कि क्लोरोफिल A B C D ई था पहले, अभी पता नहीं उसको जो है क्या किया, लेकिन एफ आ गया है, ABCDE है ना, ABCDF आ गया है। लेकिन बहुत सारे बुक में ई के बारे में भी चर्चा की गई। ठीक है, तो अभी पढ़ेंगे हम लोग मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। शुरू करते हैं मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। यहाँ पे हमारा ये हो गया क्लियर। तो अभी बनाएंगे मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। मैकेनिज्म्स ऑफ फोटोसिंथेसिस टॉपिक बनाएंगे, मैकेनिज्म्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। खबर है और अच्छा क्वेश्चन भी है। ठीक है, तो क्या होता है कि जो क्रोमोप्लास्ट है, ठीक है, वो भी फोटोसिंथेसिस में काम कर रहा है। ऐसे क्रोमोप्लास्ट को हम लोगों ने पढ़ा था कि जनरली वो फ्लावर को, फ्रूट को कलर देने का काम करता है। लेकिन अगर वो सिर्फ कलर देने का काम है ना, सिर्फ वो कलर देने का काम करता तो हम उसको क्रोमोप्लास्ट में रखते हैं या उसको उसी फंक्शन में मानते। एक्चुअली दिस इज नॉट द क्लोरोफिल। हम लोगों ने टॉपिक लिया था फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, उस पे थोड़ी सी केयर करनी है। ठीक है, तो इसी बात को लिखते हुए हमने उसको फोटोसिंथेटिक पिगमेंट माना कि जो कैरोटीनॉइड्स है, जैंथोफिल और कैरोटीन है, वो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है। बिकॉज आपने देखा कि दे कैन एब्सॉर्ब और ट्रैप सोलर रेडिएशन ऑफ द डिफरेंट वेवलेंथ between the 400 to 500 nanometer or below 400 and above 500 nanometer. So they are the chromoplasts, but they act as a photosynthetic pigment. Understood? So actually this is not the part of the chlorophyll, this is part of the photosynthetic pigment. आई बात समझ में? हाँ, कौन? किसी ने कुछ कहा क्या? कोई आरती गा रहे क्या? नहीं? आरती गाओ फिर प्रसाद बांटना है कि नहीं? जब पढ़ाई होती है तो भाई माइक ऑफ करके रखें, जरूरत के अनुसार से आप खुद भी बोलते हैं, मैं उसका जवाब देता हूँ। ठीक है, और आपके यहाँ क्या बन रहा है उसके सुगंध जो है मोबाइल के थ्रू नहीं आना चाहिए। यानी तो इतने सारे बच्चे के नाक में अगर सुगंध चला गया पकवान का तो आपके घर पहुंच जाएंगे, तो पता चला कि आपके लिए कुछ नहीं बचने वाला है कि नहीं। तो मैकेनिज्म्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, यहाँ पे मैं टॉपिक ले रहा हूँ, समझ रहे हैं? अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, यहाँ पे ये टॉपिक, according to NCERT, photosynthesis, photosynthesis completed, photosynthesis, photosynthesis completed in three stages, completed in three stages, completed in three stages. ये three steps में complete हो रहा है according to NCERT. Photosynthesis completed in three steps.
कि आपके एग्जामिनेशन में अगर क्वेश्चन आता है तो मैं जो आगे पढ़ा रहा हूँ उसको ज्यादा जरूरी नहीं है लिखना, लेकिन ये जो मैं बता रहा हूँ इसको ज्यादा जरूरी है लिखना। ठीक है, तो समझना है कि एग्जामिनेशन पर्पस से हमें ज्यादा नीड क्या है। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या होता है, तो हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है वो ये है। सबसे पहला पॉइंट क्या होगा, तो बिल्कुल सही बात। तो यहाँ पे सबसे पहली बात हो जाएगी एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट, absorption of sunlight, absorption of sunlight by the chlorophyll, है ना। सनलाइट का एब्जॉर्प्शन होगा क्लोरोफिल के थ्रू। सेकेंड थिंग क्या है, तो सेकेंड थिंग है हाँ फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर एंड फॉर्मेशन ऑफ ATP and NADPH, NADPH प्लस H, NADPH लिखो ना, कोई दिक्कत नहीं, है ना। ATP and NADPH, फॉर्मेशन ऑफ ATP क्या, NADPH को लिखने से अच्छा है NADPH प्लस H लिखा रहेगा, ऐसे लिखा हुआ है। तो इसको अगर अलग करते हैं तो H2 हो गया कि नहीं, साथ में रखेंगे तो ठीक है। ध्यान रखना है, NADPH प्लस H आयन हो गया, ये बन रहा है। ठीक है, क्या इसको क्या कहते हैं, फॉर्मेशन ऑफ एजिमिलेटरी पावर, कहते हैं एजिमिलेटरी पावर बोलते हैं। ठीक है, चलिए ध्यान देते हैं अब थर्ड नंबर में क्या है, तो रिडक्शन क्या ऐसे लिखते हैं, CO2 reduce, CO2 reduce to for carbohydrate, carbohydrate ऐसे लिखते हैं। या ऐसे भी लिखा जाता है रिडक्शन ऑफ CO2 इनटू कार्बोहाइड्रेट, ऐसे लिखा जाता है। तो ये आपका टर्म है, अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी ये तीन प्रोसेस हो रहे हैं, तो इसको आपको ध्यान देना है और इसी तरह से ध्यान देना है। अब हम पढ़ते हैं एक्चुअली mechanism of photosynthesis completed in two phase, two phase, two phase, clearly two phase. Actually mechanism of photosynthesis completed in two phases. ठीक है, अभी जो टू पेज है वो क्या है, तो आपका जो फर्स्ट पेज है दिस इज द लाइट पेज, लाइट पेज, लाइट पेज का मतलब बताया था आपको, आपने इस चीज को पढ़ा हुआ है थोड़ा सा, कि फोटोसिंथेसिस का वो फेज जो लाइट के प्रेजेंस में ही होता हो, यानी लाइट अगर नहीं है तो ये फेज पूरा नहीं होगा। तो लाइट पे पूरी तरह से डिपेंडेंट जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को कहते क्या है, लाइट फेज। और इस लाइट फेज में बहुत सारे केमिकल रिएक्शन होते हैं, आपने पहले पढ़ा था मेटाबॉलिज्म होता है भाई। तो जो मेटाबॉलिज्म होता है यानी जो केमिकल रिएक्शन होते हैं वो लाइट के प्रोसेस में होते हैं, इसीलिए उस केमिकल रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, तो लाइट रिएक्शन बोलेंगे। और पता है आपको ये लाइट रिएक्शन जो होता है इसको एक साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया, तो उस साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग उस लाइट रिएक्शन को हिल रिएक्शन भी बोलते हैं, है ना। क्या बोलते हैं उसको, हिल रिएक्शन बोलते हैं। तो इस चीज को ध्यान में रखेंगे और इसको नोट कर लेंगे, डिफाइन कर लेंगे इसको, द फेज ऐसे करके लिखेंगे,
is the light, is the light dependent, is the light dependent phase of photosynthesis. In the light dependent phase of photosynthesis, which only occurs in the presence of light. अब बात हो गई, बस यही है, टोन पकड़ना है, डेफिनेशन लिखने का टोन पकड़ना है कि भाई लाइट डिपेंडेंट फेज है, लाइट पे ही आधारित है, तो लाइट पे जो आधारित रहेगा वो सिर्फ और सिर्फ लाइट के प्रेजेंस में ही होगा ना। प्रॉब्लम? तो आप समझते हैं, अभी लाइट फेज के अंदर बात कर लेते हैं। के अंदर एक पॉइंट है, तो कहते हैं लाइट फेज। क्या ऐसे करेंगे, लाइट लाइट रिएक्शन, लाइट रिएक्शन टॉपिक बनाएंगे, लाइट रिएक्शन कह सकते हैं द मेटाबॉलिक activity, the metabolic activities or chemical, the metabolic activities or chemical reaction, the metabolic activities or chemical reactions occurs in the presence of light or light reaction, ठीक है। अब ये पहले से तो पढ़ा हुआ है कि लाइट फेज या लाइट रिएक्शन कहाँ होता है, और क्लास के किस पार्ट में होता है, बिल्कुल सही है। तो क्या हो जाएगा, इट occurs in the granule thylakoid of chloroplast, नहीं हो रहा है ये चीज। अब थोड़ी बात और, लाइट रिएक्शन इज ऑब्जर्व्ड बाय, ऑब्जर्वेशन किया, ऑब्जर्व बाय रॉबर्ट हिल, तो कॉल हिल रिएक्शन, और हिल रिएक्शन को हो गया, ठीक है। अब हमें पढ़ना है कि एक्चुअली में लाइट रिएक्शन हो रहा है तो क्या क्या हो रहा है, तो यहाँ पे हमारा पॉइंट आउट हो जाएगा, लाइट रिएक्शन is completed, in two stage, दो स्टेज में कंप्लीट होगा आपका लाइट रिएक्शन। आपको समझ में आ रही है बात, कहानी पहले से भी पता है कुछ ना कुछ, है ना।
तो लाइट रिएक्शन कंप्लीट हो रहा है टू स्टेज में। ऊपर वाली बात आपने नोट कर लिया। राइटिंग सबको दिख रही है? प्रॉब्लम है? आगे समझते हैं। ये जो लाइट रिएक्शन है वो टू फेज क्या है? तो इसका जो पार्ट ए है, ए में हम पढ़ते हैं, आपने अभी अभी 3 स्टेज पढ़ा, अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी 3 स्टेज पढ़ा। उस 3 स्टेज में, है ना, उस 3 स्टेज में क्या करेंगे? उस 3 स्टेज में हम करेंगे कि 2 स्टेज को अलग अलग करेंगे, एक स्टेज में 2 पार्ट। ध्यान देते हैं, समझते हैं। तो इसमें पहला जो हमारा होता है द फोटोलाइसिस ऑफ व्हाट? फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। अभी फोटोलाइसिस ऑफ वाटर काफी आसान चीज। फोटो मींस लाइट है, हाइड्रोलाइसिस ऑफ वाटर मतलब क्या हुआ बताओ? हाइड्रोलाइसिस ऑफ वाटर का मतलब जानते हो क्या हो सकता है? हाइड्रोलाइज अनस्टेबल इंटरनेट कनेक्शन। कहीं ब्लैक तो नहीं आ रहा? ठीक है, तो इसके कहने का मतलब हो गया, जो कह रहे हो हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रोलाइसिस ऑफ वाटर मतलब वाटर का हाइड्रोलाइसिस हो रहा है। वाटर तो खुद ही ऐसा चीज है जो दूसरे को क्या करता है? ब्रेक डाउन करता है, यानी अनदर मटेरियल। जैसे हम कहेंगे हाइड्रोलाइसिस ऑफ एटीपी, इट मींस दैट कि एटीपी वाटर के प्रेजेंस में टूट रहा है। और हाइड्रोलाइसिस ऑफ वाटर अगर हम कहते हैं तो यानी वाटर वाटर के प्रेजेंस में टूट रहा है। तुम समझना, क्या लग रहा है? सही बात है ना? वाटर ही वाटर के प्रेजेंस में टूट रहा है, तभी तो हम कहेंगे हाइड्रोलाइसिस ऑफ वाटर। और हमारा यहाँ पे क्या है? फोटोसिंथेसिस चल रहा है। तो हमारा जो फोटोसिंथेसिस यहाँ पे चल रहा है, तो लाइट के प्रेजेंस में ना वाटर का ब्रेक डाउन करेंगे तो फोटोलाइसिस ऑफ वाटर हो जाए। लाइट के प्रेजेंस में वाटर का ब्रेक डाउन होगा तो फोटोलाइसिस ऑफ वाटर हो जाएगा। क्लियर? क्या लिख सकते हैं? द ब्रेक डाउन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, break down of water molecule, break down of water molecule in the presence of, in the presence of sunlight, या कोई भी, the presence of sunlight is called photolysis of water, photolysis of water। अच्छा, अगर सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन आ जाए हमारा फोटोलाइसिस, व्हाट इज द फोटोलाइसिस, अगर कहा जाए कि व्हाट इज फोटोलाइसिस, तो आप क्या क्वेश्चन आंसर कैसे बनाओगे? क्या सिर्फ और सिर्फ फोटोलाइसिस पूछा जाए? बिल्कुल सही है। यानी हम ऐसा भी कह सकते हैं कि एनी मॉलिक्यूल व्हिच ब्रेक डाउन इन द प्रेजेंस ऑफ द लाइट, कोई भी मॉलिक्यूल, अगर यहाँ पे वाटर है तो फोटोलाइसिस ऑफ वाटर हो गया। अगर लाइट के प्रेजेंस में कोई और चीज टूटने का रहता तो वहां पे वो टर्म डाल। तो एनी मॉलिक्यूल व्हिच ब्रेक डाउन इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट इज कॉल्ड द फोटोलाइसिस, कोई भी मॉलिक्यूल। और फोटोलाइसिस ऑफ वाटर है तो यानी वाटर ही टूट रहा है लाइट के प्रेजेंस। लेकिन एक बात का क्या रखना है, इसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है। कहानी क्या है? कहानी क्या है समझना है आपको। ठीक है, वाटर क्यों ब्रेक करता है? वाटर, ऐसे अगर ध्यान दिया जाए तो सच्ची कहानी अगर देखी जाए तो लाइट के प्रेजेंस में, लाइट के प्रेजेंस में, ठीक है, लाइट के प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस तो हो रहा है। एक्चुअली क्या होता है, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल एक्साइटेड होते हैं, और क्लोरोफिल मॉलिक्यूल जब एक्साइटेड होते हैं तो उसका जो इलेक्ट्रॉन्स है वो लॉस होता है।
और इलेक्ट्रॉन जो लॉस होता है क्लोरोफिल में, उस क्लोरोफिल के इलेक्ट्रॉन लॉस को पूरा करने के लिए वाटर मॉलिक्यूल टूटता है और वाटर मॉलिक्यूल क्लोरोफिल के इलेक्ट्रॉन को फुलफिल कर देता है। इंटरनल प्रोसेस ये चल रहा हो। अरे बस समझ में, ये आपको 11th क्लास में पढ़ना है। 11th क्लास में ये चीज पढ़ना है और ये चीज समझ में आ जाएगा जब आप पढ़ेंगे जेड स्कीम। 11th नहीं, जब आप जेड स्कीम पढ़ोगे, है ना, आप हिल ट्रांसपोर्ट जिसको कहते हैं, तो वो आप उसको समझ में आ जाए। तो यहाँ पे वो चीजें नहीं समझ में आएगी, है नहीं ज्यादा आपको पढ़ना उसको, है ना, लेकिन वो चीजें हैं कि आखिर जैसे क्वेश्चन आता है 11th में कि वाई डू व्हाट इज द नीड ऑफ फोटोलाइसिस। फोटोलाइसिस का नीड क्या है? एक तो हाइड्रोजन डोनर के रूप में काम करता है, दूसरा इसके जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करता है, फुलफिल करता है इलेक्ट्रॉन जो लॉस किया किसमें, क्लोरोफिल। ठीक है, तो इसमें हम लोग एक चीज पढ़ते हैं, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, वो चीजें पढ़ना। चलिए ध्यान देते हैं, तो ज्यादा बात समझ में नहीं आएगा क्योंकि किसी बुक में है नहीं आपके पास और वो आउट ऑफ सिलेबस की बात हो जाती है ना। तो breakdown of water molecule in the presence of sunlight is called the photolysis of water। ठीक है, अब ये है क्या, हुआ कैसे? तो नॉर्मल कंडीशन में पहले दिखाता हूँ। नॉर्मल कंडीशन हमारे पास क्या है, H2O है, वाटर हमारे पास है, ठीक है, और यहाँ पे वाटर जो है हमें यहाँ पे मिल रहा है लाइट और हमको मिल रहा है क्लोरोफिल। तो लाइट और क्लोरोफिल यहाँ पे रहेगा। पहले हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन आयन के फॉर्म में टूटेगा और हाइड्रोक्साइड आयन के फॉर्म में टूटेगा। ठीक है, हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन के फॉर्म में टूटेगा। अभी ध्यान देना है कि OH प्लस होगा कि OH माइनस होगा, आपको समझो। ठीक है, एक लॉस किया ना। ठीक है, तो यहाँ पे आप ध्यान देंगे जरा। तो उसके बाद क्या होता है, ये अभी बस एकदम नॉर्मल सा बता रहे हैं। फिर ये क्या होता है, जो हाइड्रोक्साइड आयन है ये क्या होता है, फिर से लाइट, ये फिर से टूटता है और टूटेगा तो क्या हो जाएगा, ये फिर से जो है हाइड्रोजन से अलग हो जाएगा, है ना, हाइड्रोजन और प्लस ऑक्सीजन अलग हो जाएगा। ठीक है, तो कंडीशन यहाँ पे हमारे पास ये है कि O2, तो ऑक्सीजन को कभी भी जो है ऐसे नहीं लिख सकते हैं, अकेला ऑक्सीजन नहीं लिखा जाता है। इसीलिए एक ऑक्सीजन को दर्शाने का हमारा ये तरीका हो जाता है हाफ O2। हाफ O2 मींस सिंगल ऑक्सीजन। आप देखो क्या ना। ठीक है, चलिए, तो ये नॉर्मल सा रिएक्शन हो गया। अब हमें समझना है कि एक्चुअली क्या होता है। ये बैलेंस रिएक्शन नहीं है, ये नॉर्मल सा रिएक्शन। बैलेंस रिएक्शन की मैं बात कर ले रहा हूँ। बैलेंस रिएक्शन की बात करेंगे तो ये वाला कंडीशन होता है H2O। ठीक है, लाइट मिल रहा है और क्लोरोफिल मिल रहा है। अब देखो जरा, यहाँ पे आपका हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन। ठीक है, अब समझना है हमारा जो इक्वेशन है वो बैलेंस नहीं। अगर हम देखते हैं यहाँ पे तो हम यहाँ पे 2 लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे 2 लिख देंगे, यहाँ पे 2 लिख देंगे, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, एक ही हो जाएगा। तो रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 लगा देंगे। तो 2 लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, 4 हाइड्रोजन आयन हो जाएगा, 4 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे और 2 ऑक्सीजन, यानी 1 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कंप्लीट हो जा रहा है। हो रहा है ना, O2 2 ऑक्सीजन। हाँ, ये ध्यान दोगे, ये 2 एटम ऑफ ऑक्सीजन है और यहाँ पे 2 एटम ऑफ ऑक्सीजन मिलकर के क्या बनाएगा, 1 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। ऐसे करके लगा दिया यहाँ पे। ठीक है, अच्छा आपको मालूम है ना केमिस्ट्री में क्या होते हैं कि जब कोई मॉलिक्यूल टूटता है तो जितने उसके पास प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, है ना। हाँ, तो अगर इसमें 4 प्रोटॉन निकल रहा है तो 4 इलेक्ट्रॉन भी निकलेगा। ठीक है,
तो एक्चुअली में यही काम होता है। हाँ, ऑक्सीजन एटॉमिक फॉर्म में है, ऑक्सीजन एटॉमिक फॉर्म में है, और ये चीजें जो है निकल कर के क्या बना रहा है, ये मॉलिक्यूल बना रहा है। और ये जो है आपको याद करना पड़ेगा, रिएक्शन मैंने पहले बताया था, ऑक्सीजन कंप्लीटली निकल जा रहा है, ऑक्सीजन यूज नहीं हो रहा है। अगर यूज होता तो जरूर ब्रेक डाउन करता। यहाँ पर ब्रेक डाउन का जो बात है वो हाइड्रोजन का हो रहा है, ऑक्सीजन तो मॉलिक्यूल क्रिएट कर रहा है। मॉलिक्यूल जो क्रिएट करेगा, क्या उसमें इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो मॉलिक्यूल क्रिएट हो जाएगा? उसमें इलेक्ट्रॉन तो ऐड होगा तब ना मॉलिक्यूल बनेगा जी। आई बात समझ में? तो ये आपका जो रिएक्शन है, ये एक्चुअल रिएक्शन ऑफ द फोटोलाइसिस ऑफ वाटर है। फोटोलाइसिस ऑफ वाटर का एक्चुअल रिएक्शन है। इसमें हमको शो कर रहा है कि वाटर ओनली एक्ट्स एज हाइड्रोजन डोनर, और जिस समय फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होता है उसी समय रिलीज करता क्या है, ऑक्सीजन। हमने क्वेश्चन कहा था उस समय कि ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस व्हेन ऑक्सीजन रिलीज, तो एट द टाइम ऑफ फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, और वाटर ओनली एक्ट्स एज हाइड्रोजन डोनर। क्लियर? देखिए आपके सामने है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट क्या होगा, क्या बताया आपको, जैसे नॉर्मल सिचुएशन, अगर आपको नहीं आ रहा है रिएक्शन लिखने के लिए, एक बात को समझिए, ऐसे कभी नहीं ना होता है, ठीक है। रिएक्शन को बैलेंस करके लिखेंगे ना, ये तो नॉर्मल कंडीशन है। अगर आपको एज अ बायोलॉजी स्टूडेंट आपको केमिस्ट्री अच्छी नहीं है और आप रिएक्शन को बैलेंस नहीं कर पा रहे, तो कैसे होता है, एक एक नियम अरिथमेटिक में टूट टूट करके कैसे करके उसको जो है मैंने लिख दिया कि चलो एक वाटर मॉलिक्यूल है, एक वो हाइड्रोजन हटाएंगे तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन तो बचेगा, तो वैसे करके लिख दिया। अच्छा, फिर से हमको वाटर को अभी फिर से तोड़ना है, तो फिर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो एक साथ है उसको तोड़ेंगे तो फिर हाइड्रोजन और फिर ऑक्सीजन अलग हो जाएगा। तो ऐसे करके क्या होगा, जो नहीं जानता है उसके लिए हो गया, और जो जानता है उसके लिए क्या है, हम ऐसे करके लिखेंगे। नो नीड टू राइट दिस, ये लिखने की आवश्यकता है, बस ये समझने की आवश्यकता है जिसको कुछ नहीं आ रहा, हे भारत माता मुझे कुछ नहीं आता, तो इसको आप बना सकते हैं। लेकिन जिसको आता है एक रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए, तो वो जी इक्वेशंस को फॉलो करें। क्या समझ में आई बात? क्योंकि इसमें आपको इलेक्ट्रॉन क्या रिलीज कर रहा है, क्या एक्चुअली में इक्वेशन बन रहा है, वो इक्वेशन इसमें नहीं दिखाई दे रहा है, इसमें दिखाई दे रहा है। क्लियर? चलिए तो ध्यान देंगे, यहाँ पे रखते हैं और लिखते हैं वाटर, वाटर ओनली acts as hydrogen, only acts as hydrogen donor in photosynthesis। फोटोसिंथेसिस में हाइड्रोजन डोनर का काम करता है। इसके बाद इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स रिलीज, इलेक्ट्रॉन रिलीजेस ड्यूरिंग photolysis, electron releases during photolysis, electron releases during photolysis of water, है ना, इलेक्ट्रॉन रिलीजेस ड्यूरिंग फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, fulfill, fulfill, fulfill electron loss, fulfill electron losses, electron loss of chlorophyll molecule, chlorophyll molecule, ये मैंने बताया है, इसीलिए मैंने लिख दिया। इसका जो इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है वाटर का, वो इलेक्ट्रॉन जो है इसके इलेक्ट्रॉन के लॉस को फुलफिल कर रहा है।
क्लोरोफिल मॉलिक्यूल का जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको फुलफिल करता है। चलिए ठीक है, इसके बाद की बात करेंगे तो क्या होगा, ऑक्सीजन लिबरेटेड, ऑक्सीजन लिबरेटेड इन फोटोसिंथेसिस, liberated in photosynthesis at the time of at the time of at the time of photolysis at the time of photolysis at the time of photolysis of water। ये वाटर से रिलेटेड सारी बातें हो गई, ठीक है। अब ये हाइड्रोजन का कहाँ इस्तेमाल होता है, तो हाइड्रोजन का इस्तेमाल कहाँ होता है उसकी बात करेंगे, ठीक है। ये हो जाएगा हाइड्रोजन, वीडियो नहीं आ रहा है आगे, हाइड्रोजन हाइड्रोजन used in formation of NaDPH, NaDPH2 बनाने में इस्तेमाल होता है। आपको H2 की H4 क्यों नहीं कह रहे आप, या Na या NaDPH प्लस H आयन क्यों कहते हैं, NH4 क्यों नहीं कहते हैं, क्योंकि भाई यहाँ तो रिएक्शन को बैलेंस किया है तब ना 4 हाइड्रोजन दिखाया है। एक वाटर मॉलिक्यूल में तो 2 ही हाइड्रोजन मिलेगा ना, तो एक NaDPH प्लस H आयन लिखेंगे या NaDPH2 लिखेंगे, तो रिएक्शन को बैलेंस किया। कंप्लीटली हो गई बात, कंप्लीट हो गया इधर फोटोलाइसिस ऑफ वाटर का। मिटा दूं। अब आपका जो सेकंड पार्ट, ठीक है, तो डी में बात करते हैं, डी की बात करते हैं, फोटोफॉस्फोराइलेशन, फोटोफॉस्फोराइलेशन, फोटोफॉस्फोराइलेशन कहेंगे या फॉर्मेशन ऑफ एजिमिलेटरी पावर। एजिमिलेटरी पावर का मतलब हो गया कि जो आपको एजिमिलेशन करने के लिए, है ना, एनर्जी प्रोवाइड करे, एनर्जी जहां पर बने, ठीक है, जो कैरी ऑन करे आगे के प्रोसेस को, तब उसको कहते हैं एजिमिलेटरी पावर। एजिमिलेशन होने के लिए एनर्जी चाहिए, सेल की ग्रोथ के लिए एनर्जी चाहिए, रिएक्शन को कैरी करने के लिए एनर्जी चाहिए, तो वो चीजें यहाँ पे मिलता है, इसीलिए कहते हैं एजिमिलेटरी पावर। अब ये फोटो बता देंगे, बता, फोटो फॉस्फोराइलेशन, फोटोफॉस्फोराइलेशन, ये 3 टर्म है टोटल, जो है जितना भी स्टैंड फॉर्म आता है, जो फुल फॉर्म लिखने होते हैं, ये जो लास्ट जब कंप्लीट होता है तो सारे का फुल फॉर्म एक साथ लिखा देता, ठीक है, अलग अलग नहीं, सारे का फुल फॉर्म जो भी 10 आएगा 12 आएगा, फुल फॉर्म सबका एक साथ लिखा देता, इसलिए छोटा वर्ड इस्तेमाल कर लेते हैं यहाँ पे पढ़ाने के दौरान में, ताकि लंबा सा सेंटेंस क्रिएट ना, और बाद में एक साथ एकत्रित कर लेंगे सबका। एनी प्रॉब्लम? चलिए, तो फोटोफॉस्फोराइलेशन यानी फॉर्मेशन ऑफ एजिमिलेटरी पावर की हम बात कर ले रहे हैं। तो फोटो मतलब लाइट है, फॉस्फो मतलब फॉस्फेट कंटेनिंग मॉलिक्यूल, फॉस्फेट कंटेनिंग मॉलिक्यूल, और डायलेशन का मतलब यहाँ पे हमारा है सिंथेसिस होना,
तो फॉस्फेट कंटेनिंग मॉलिक्यूल का सिंथेसिस होता है लाइट के प्रेजेंस में। फॉस्फेट कंटेनिंग मॉलिक्यूल का सिंथेसिस होता है लाइट के प्रेजेंस में। क्या कहेंगे? फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो यहाँ पे डेफिनेशन बन जाता है हमारा, द फॉर्मेशन ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ phosphate the formation of phosphate containing the formation of phosphate containing molecule the formation of phosphate containing molecules ATP and NADPH ATP and NADPH2 in the presence of the light called photophosphorylation 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 फोटोफॉस्फोराइलेशन। अब ये फोटोफॉस्फोराइलेशन कैसे होगा, इस चीज को देखेंगे और समझेंगे थोड़ा। ठीक है, कहानी समझ में आ रही है? वीडियो नहीं आ रहा है? आया नहीं? सबके साथ हो रहा है ऐसा? आ गया? ठीक है, अभी ठीक है, आवाज आ रही है? रिकॉर्डिंग तो आनी है। इस वीडियो में थोड़ा अगर नहीं होगा तो ब्लैंक आएगा कहीं कहीं, जो भी है। तो फोटोफॉस्फोराइलेशन का रिएक्शन देखते हैं कैसे होता है। यहाँ समझना है, रिएक्शन को समझना है क्या होता है। लाइट के प्रेजेंस ATP है, AB, ठीक है, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। यहाँ पे इनऑर्गेनिक फॉस्फेट हम देते हैं PI करके, या इसको आइसोलेट कर दो इस तरह से। तो इसका मतलब हो गया दिस इज द फॉस्फेट। तो ऐसे भी इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ही है ना, बट चूंकि हमें बनाना है, और ये ADP ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, और फॉस्फेट जब अकेले रहेगा तो वो तो मिनरल्स है, वो ऑर्गेनिक नहीं हो सकता है, इनऑर्गेनिक ही है। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, यहाँ पे हम इस्तेमाल करते हैं क्या, एनर्जी। अब कौन सा एनर्जी इस्तेमाल करते हो, तो लाइट एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, है ना। क्या चाहिए, लाइट चाहिए, लाइट चाहिए और क्लोरोफिल मॉलिक्यूल। बोलो क्या हुआ? मैं पूछता हूँ तो कुछ बोलता है नहीं, और ना पूछते हैं तो बोलता है। क्या परेशानी है जी? परेशानी है कि परेशानी ले रहे हो खुद से खरीद खरीद के? जैसे अभी खीरा खाओ, सस्ता है ना, मन हल्का रहेगा और ठंडा दिमाग। ADP प्लस पी, ये ऑर्गेनिक फॉस्फेट। यहाँ पे लाइट चाहिए और क्लोरोफिल। हमें बनाना क्या है, तो ये बन जाएगा क्या, तो ATP का फॉर्मेशन करेगा। यानी
यहाँ पर लाइट के प्रेजेंस में लाइट एनर्जी को इस्तेमाल करके एडीपी ने बना दिया, क्या एडीपी बना दिया, ठीक है। इसके बाद ध्यान देना है कि जो हाइड्रोजन था, वाटर मॉलिक्यूल से जो हाइड्रोजन ब्रेक हुआ था, उस हाइड्रोजन का इस्तेमाल हमको यहीं पे करना है। तो कैसे होता है, तो हमारे प्लांट जो है उस प्लांट के सेल में कंटेन करता है एनएडीपी, निकोटिनामाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, निकोटीन एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, ये एनएडीपी है। अब उसमें आपको ध्यान देना, ये हाइड्रोजन कैरियर का काम करता है, हाइड्रोजन को ले जाने का काम करता है। तो यहाँ पे हम रिएक्ट करवाते हैं H2 हाइड्रोजन, और यहाँ पे लाइट प्रेजेंस होगा और फॉर्मेशन हो जाएगा किसका, NADPH प्लस H आयन, इस तरह से फॉर्मेशन होगा। एनी प्रॉब्लम, NADPH2 लिख दीजिए या NADPH प्लस H आयन, दिक्कत है, ठीक है। तो अब हमारा जो लास्टली इसमें आ जाएगा, नोट कर लेंगे हम लोग, और नोट में लिखेंगे कि व्हाट आर द प्रोडक्ट ऑफ लाइट फेज। पूरा जो लाइट फेज कंप्लीट हुआ उसका प्रोडक्ट क्या मिला, तो हमारा प्रोडक्ट हो गया एटीपी और NADPH2। लिख सकते हैं द प्रोडक्ट ऑफ लाइट फेज, लाइट फेज, प्रोडक्ट्स ऑफ लाइट फेज आर ATP and कंप्लीट होगी बात। अब लाइट के प्रेजेंस में जो होना था वो हो गया, अब आगे क्या होना है, तो आगे हमें पढ़ना है सेकेंड स्टेज, डार्क फेज, डार्क फेज, डार्क फेज। और चूंकि बायोमॉलिक्यूल्स इसी में बनते हैं, ग्लूकोज का फॉर्मेशन इसी सेक्शन में होता है, इसलिए इसको कहते हैं बायोसिंथेटिक फेज, बायोसिंथेटिक फेज बोलते हैं, क्या कहेंगे, बायोसिंथेटिक फेज, बायोसिंथेटिक फेज कहते हैं। क्लियर, अब समझते आ रहे। तो डार्क फेज क्या हो गया भाई, इसका अगर आप डेफिनेशन लिखना चाहो तो बहुत अच्छी तरह से लिख सकते हैं, इट इज द लाइट इंडिपेंडेंट, इट इज द लाइट इंडिपेंडेंट, मतलब ऐसा नहीं कह सकते कि यह अंधेरे में होता है या रात के समय में होता है, लाइट के प्रेजेंस में ही होना है, लेकिन लाइट की आवश्यकता, मतलब लाइट के प्रेजेंस में मतलब होगा दिन में ही होगा, लेकिन लाइट की आवश्यकता इसको नहीं, बिकॉज आपने देखा कि लाइट का जो इस्तेमाल है वो तो ऑलरेडी हो चुका है लाइट फेज में, प्रोडक्ट भी बन गए हैं। तो अब प्रोडक्ट जो बन गया है उसका इस्तेमाल हम लोग इस एरिया में करते हैं, डार्क फेज में करते हैं। सो नो नीड ऑफ लाइट, सो दिस इज कॉल्ड द डार्क फेज, नो नीड ऑफ लाइट, लाइट इंडिपेंडेंट, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, इट इज द लाइट इंडिपेंडेंट फेज, लाइट इंडिपेंडेंट फेज of light independent phase of photosynthesis, light independent phase of photosynthesis, which which occurs during daytime, daytime, but no need of light. समझ रहे हो बात को कंप्लीटली, इट इज द लाइट इंडिपेंडेंट, भाई इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है, नहीं चाहिए फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस, और होगा तो दिन में होगा,
बट नो नीड ऑफ लाइट। ठीक है, अब ध्यान देंगे जरा सा इसमें, पॉइंट टू बी नोटेड। क्या हो जाएगा, डार्क रिएक्शन डार्क रिएक्शन की बात कर रहे हैं। अगली डार्क रिएक्शन क्या है, डार्क रिएक्शन को ना ब्लैकमैन्स रिएक्शन भी बोलते हैं। डार्क रिएक्शन को ब्लैकमैन्स रिएक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, समझना है जरा। कह सकते हैं द केमिकल रिएक्शन occurs during dark phase of photosynthesis or dark reaction dark reaction बोलते हैं उसको। ठीक है, इसको ऑब्जर्व किसने किया, साइंटिस्ट का नाम क्या है, ब्लैकमैन्स। ब्लैकमैन्स ने इसको ऑब्जर्व किया, यहाँ पे नोट कर लेंगे। is observed by Blackman to call Blackman's reaction. Blackman's reaction. Blackman's reaction. बात समझ में। अभी हम लोग अब बात करेंगे रिएक्शन क्या हो रहा है। ठीक है, रिएक्शन क्या हो रहा है, रिएक्शन छोड़ दूं या आज कर लूं, रेड कंप्लीट खत्म नहीं, पबजी नहीं खेल रहा है। स्कूल का भी क्लास, बहुत लोग परेशान कर रहे हैं ना आजकल बच्चों को, ऑनलाइन क्लास करिए करिए। अब पता है कि पढ़ने लिखने से तो कुछ होगा नहीं, क्या पढ़े लिखे से कुछ होगा नहीं, सरकार पढ़ने देगी नहीं, आप पढ़ोगे और पढ़ोगे आप अच्छा बनोगे, नौकरी मिलेगी। चलिए अच्छी बात, बट हमें अपना काम करते रहना है, कोई कुछ करे ना करे फर्क नहीं पड़ता। तो स्क्रीनशॉट कर ले सकते हो आप, इसका देखेंगे। ठीक है, इसके बाद कल हम लोग पढ़ाई करेंगे, ये डार्क रिएक्शन देखेंगे अच्छी तरह से। फिर हम लोग पढ़ेंगे केल्विन साइकिल पढ़ेंगे, और उसके बाद पढ़ेंगे फैक्टर अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस, यानी फोटोसिंथेसिस के लिए रॉ मटेरियल के रूप में कौन कौन काम कर रहा है। ठीक है, रॉ मटेरियल क्या है फोटोसिंथेसिस के लिए, और कौन कौन से फैक्टर फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करते हैं, यानी प्रभावित करते हैं, हेल्प करते हैं या भी नहीं होने देते, ये दोनों बातें होती है। ठीक है, तो ज्यादा नहीं है ना, 2 क्लास और लगेगा इसमें शायद, ज्यादा से ज्यादा 2 क्लास लगे तो ये समाप्त हो जाएगा ये टॉपिक। ठीक है, लेकिन थोड़ा हो गया क्या कि हम कॉम्पिटिटिव लेवल तक के लिए तैयार हो चुके हैं। 10 लेवल तक का जो कंपटीशन है उस लेवल तक के लिए हम तैयार हो चुके हैं, लेकिन क्योंकि आपके सिलेबस को ध्यान में रखना है, समय को ध्यान में रखना है, तो और ज्यादा आगे नहीं खींच सकते।